फ्रेंड्स और वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल CGL ऑफिशियल। तो दोस्तों आई होप कि आप टीचर्स लोगों की कंट्रोवर्सी छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने लगे होंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम CGL का है वो 9 सितंबर से होने वाला है। तो आप बिल्कुल बेफालतू की वीडियो को स्किप करें और अपना जो भी है उसको रिवीजन करें, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो और GS हो। देखा जाए तो GS भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है और मेंस में भी GS का काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप इतने कम समय में ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वो है रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन ही सबसे बड़ा हथियार होता है। रिवीजन करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो देखिए सीरीज़ नंबर 5 है। अगर आपने सीरीज़ नंबर 1, 2, 3, 4 अगर नहीं देखी है तो चैनल पे जाके पहले उनको देखिए, फिर इसको भी कवर करिए। देखिए पहला प्रश्न मेरा क्या है, वेद ऋषि कपिल का संबंध किस दर्शन संप्रदाय से था? तो जो वेद जो ऋषि थे वो कपिल, उनका संबंध किस दर्शन से था? तो सांख्य दर्शन से था। किस दर्शन से था? सांख्य दर्शन से था। देखिए अगर बात किया तो ये दर्शनों की कितने दर्शन हुए हैं शास्त्रों में? तो सांख्य यानी कि 6 दर्शन हुए, जिन्हें षष्टांग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें देखिए क्या क्या है। तो देखिए भारत में पहली शताब्दी से पूर्व 6 प्रमुख आस्तिक एवं 3 प्रमुख नास्तिक दर्शनों मतों का प्रतिपादन हो चुका था, जिसमें आस्तिक मत को क्या कहते थे? षड दर्शन का सिद्धांत कहते थे। जो आस्तिक मत था उसको षड दर्शन का सिद्धांत कहते थे, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि है, जो हम आपको बता चुके हैं। इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन को प्राचीनतम माना जाता है, या निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन प्राचीन है? तो कौन सा है? तो वो सांख्य दर्शन है। और इसके रचयिता कौन है? इसके प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि इसके रचयिता हैं। ठीक है। और इनको आप प्रश्नों से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा फैक्ट से बन जाते हैं। क्योंकि जो प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उससे एग्जाम मतलब कि जो भी है वो रिपीट ना करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन नया बना दिया जाता है। वैसे ज़्यादातर मैक्सिमम 70% तो रिपीट होता है। और ज़्यादातर जो भी कोई भी हो, चाहे वो SSC हो, अब जो एडिक्विटी करा रही है, कहाँ से प्रश्न लाई? प्रश्न तो वही है, सिलेबस तो वही है, बस क्या है जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके टीचर्स द्वारा वो प्रश्न पूछ के उससे ही रिलेटेड से क्वेश्चन पूछ लेगी। तो यानी उसके फैक्टों को अगर तैयार करेंगे तो हमसे कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। तो आप आसानी से अपने पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए यहाँ पर जो दर्शन दिए गए हैं वो 6 दर्शन दिए गए हैं, जिनको षष्टांग कहते हैं। योग के जो प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि पतंजलि। आप ध्यान रख सकते हैं योगा से जो योग गुरु कौन है? तो पतंजलि हैं। तो योग के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। यही हर चीज चलते हैं पतंजलि बाबा, पतंजलि वाले, तो इसी से याद रख सकते हो योग तो कौन से? पतंजलि, जो क्योंकि वे योगा करते हैं। और न्याय के आपको पता ही है महर्षि गौतम, और वैशेषिक के महर्षि कणाद, और मीमांसा के आचार्य जैमिनी, और वेदांत के कौन है? तो महर्षि बादरायण। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कितनी पुस्तकों यानी मंडलों को विभाजित किया गया है? तो 10 में विभाजित किया है। जो ऋग्वेद है आपको पता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और इसमें कितने मंडल हैं? तो इसमें 10 मंडल हैं। और इसमें रचनाएं कितनी है? तो 10,462 इसमें रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? तो 462 इसमें रचनाएं, जिन्हें कि सूक्ति कहते हैं। और मंडलों की संख्या कितनी है? तो मंडलों की संख्या इसमें 10 है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में तो देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में क्या है? तो गायत्री मंत्र है, जो सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना किसमें की गई है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा याद रखेंगे। और 9वां जिसमें देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो वो कौन सा है? तो आयुर्वेद है।
ये जो वेद है वो किस ऋग्वेद से संबंधित है, जो ये क्या है उपवेद है, वो किस वेद ऋग्वेद से संबंधित है, तो आयुर्वेद से संबंधित है। उपवेदों वेदों से संबंधित माने जाते हैं। जो उपवेद हैं वो किससे संबंधित माने जाते हैं, तो वेदों से संबंधित माने जाते हैं। ये 4 होते हैं, कौन कौन से, तो आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का ही उपवेद है। अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो वो किस मतलब वेद का उपवेद है, तो वो ऋग्वेद का उपवेद है, जिसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो चिकित्सा संबंधी ज्ञान का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में भजन है। यह कौन सी नदियां हैं, तो ये ब्यास और सतलुज हैं। कौन सी नदियां हैं, तो ये ब्यास और सतलुज नदियां हैं जिनमें संवाद है। ठीक है, ऋग्वेद में जो ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में जो पूजी जाने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको पता लग गया, ब्यास और सतलुज है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथर्ववेद खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है। तो अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है, तो ये 20 खंडों का संग्रह है। जो अथर्ववेद है वो कितने खंडों का संग्रह है, तो वो 20 खंडों का संग्रह है। और इसमें सूक्तों की बात की जाए तो कितने हैं, 731 इसमें सूक्ति हैं और लगभग इसमें 6000 रचनाएं हैं, जिसे मंत्र भी कहते हैं। ठीक है, चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है, तो इसी में मिलता है। चांदी का जो सर्वप्रथम उल्लेख वो मिलता है वो किस में मिलता है, तो वो अथर्ववेद में मिलता है, याद रखेंगे। इसके अथर्ववेद एक खंड संग्रह याद रखेंगे 20 और सूक्ति कितनी 731। रचना आपको याद ना हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं बना है। और जो चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो अथर्ववेद से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परशुनी के नाम से जाना जाता था, तो परशुनी को किस नदी के नाम से जाना जाता था, रावी को। जो पहले प्राचीन समय में रावी नदी को परशुनी के नाम से जानते थे। रावी नदी को वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो परशुनी के नाम से जाना जाता था। और दसरा युद्ध का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो दसरा युद्ध के उल्लेख की बात की जाए तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में, और ये युद्ध परशुनी नदी के तट पर ही सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। किस नदी के, तो परशुनी को ही अब क्या कहा जाता है, तो रावी नदी कहा जाता है। तो ये 10 और सुदास यानी 10 जनों और सुदास के बीच हुआ था। और देखिए इस नदी के बारे में जान लेते हैं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। ये जो रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है और कहाँ, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पंजाब से होते हुए कहाँ चली जाती है, तो पाकिस्तान में चली जाती है। अस्कनी को चेनाब और शतद्री को सतलज तथा बिपाशा को ब्यास के आधुनिक नाम से जाना जाता है। देखिए जो चेनाब नदी है इसे प्राचीन समय में अस्कनी के नाम से जानते थे, और सतलज नदी को प्राचीन समय में शतद्री के नाम से जानते थे। यानी कि पूछ लिया जाता है प्रश्न कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो शतद्री। चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो अस्कनी। और ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो बिपाशा। इनको अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, तो रावी नदी का जो ऋग्वैदिक नाम था वो क्या था, परशुनी था। देखिए CHSL में पूछा गया है। अब ये प्रश्न देखा जाए तो फैक्ट सही निकल के आया है। तो रावी नदी का प्राचीनतम नाम यानी कि ऋग्वैदिक नाम क्या है, तो परशुनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है, तो वो कौन है, तो दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती हैं, इनके बारे में जानिए। देखो दयानंद सरस्वती हैं वो आर्यों का उद्गम स्थान तिब्बत था। ये दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो आर्यों का जो उद्गम स्थान था वो कौन था तो तिब्बत था। और मैक्स मूलर क्या कहते हैं,
जो आर्यों का उद्गम स्थान था वो मध्य एशिया था। तो इसमें से ज़्यादा सही कौन सा लग रहा तुम्हें, कमेंट में जरूर बताना। मेरे हिसाब से जो मैक्स म्यूलर कहते हैं जो आर्यों का उद्गम स्थान जो मध्य एशिया था, यही बिल्कुल मुझे मतलब कि 100% कह सकते सही बात कहते हैं ये। और देखिए गाइल्स और मैकडोनेल आर्यों का उद्गम स्थान दक्षिण पूर्वी यूरोप बताते हैं। अपने अपने सबके मत हैं, तो आपने जिससे पढ़ा रखा है, जो भी आपने अध्ययन किया है, उस हिसाब से कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं जो आर्यों का उद्गम स्थान था वो उत्तरी ध्रुव है। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ज़्यादातर यही पढ़ा होगा। मैक्स म्यूलर आर्यों का उद्गम स्थान मध्य एशिया बताते हैं, जो कि काफ़ी मैक्सिमम जगह देखने को मिलता है, और ये सबके अपने अपने मत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल कितने वेदांग हैं? कुल कितने वेदांग हैं? तो कितने हैं? तो 6 वेदांग हैं। वेदों की भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई? तो वेदांगों की रचना की गई है। ठीक है, देखिए शिक्षा स्वर शास्त्र जिसे फोनोलॉजी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र जिसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक, कल्प अनुष्ठान शास्त्र जिसे रिचुअल यानी कि रिचुअल हाथ कहते हैं। ठीक, व्याकरण जैसे व्याकरण शास्त्र ग्रामर कहते हैं, आपको पता है। निरुक्त शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड। ठीक, और छंद यानी कविता के छंद पोएटिक मीटर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कल्प दर्शाता है। देखिए प्रश्न यहाँ CGL में पूछ लिया गया। अभी आपको मैंने ऊपर एक्स्ट्रा फैक्टम बताया था, किसका था ये? कल्प। कल्प को कौन दर्शा रहा था? कल्प। कल्प जो है किसको दर्शा रहा था? अनुष्ठान शास्त्र को। और यहाँ देखिए प्रश्न बन गया है, वेदांगों के संदर्भ में शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कल्प को दर्शाता है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट तो जरूर ही देखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ था तो मवेशियों का स्वामी, जिसे क्या कहते थे? गोपति कहते थे। और जो गोपति था वो क्या था? मवेशियों का स्वामी था। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, वैदिक युग में राजा को गोपति यानी गायों का स्वामी कहा गया। वैदिक काल में गायों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ऋग्वेद में गायों को अगन्या यानी कि मारना वर्ज्य, जिससे मारा ना जा सके या मारना वर्जित हो, उसे ऋग्वेद में अगन्या के नाम से डिनोटेड यानी कि रिप्रेजेंट किया गया। किसको? गाय को। गायों को पूज्य एवं पवित्र माना गया तथा धनी व्यक्ति को गोमत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? जो वैदिक सभ्यता है वो आप बताएंगे किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? CGL में पूछा गया है, आपको कमेंट में बताना है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,